चलिए, आवाज नहीं, आवाज नहीं। तो सुनिएगा और समझिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलिए अब स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जब रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बन गई, तब उसने कुतुबुद्दीन हसन गोरी के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी। कुतुबुद्दीन हसन गोरी जब रणथंबोर आया और उसने पराजित करने का प्रयास किया, किसको? बाघ भट्ट को, पर बाघ भट्ट को वो पराजित करने में क्या रहा? असफल रहा। विजय मतलब रहा कौन? बाघ भट्ट। और बाघ भट्ट ने रणथंबोर में चौहानों की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर दिया। ठीक है। बाघ भट्ट के बाद शासक बना जैत्र सिंह। कौन बना? बोलो, कौन बना? जैत्र सिंह शासक बना। और जैत्र सिंह को इतिहास में जाना गया जय सिम्हा के नाम से। किसके नाम से? हाँ। अब जय सिम्हा जैत्र सिंह के समय, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिल्ली से काफ़ी आक्रमण हुए, पर हर आक्रमण को विफल किया किसने? जैत्र सिंह ने। और जब जैत्र सिंह को लगा कि अब मेरा पुत्र योग्य हो चुका है, तब उन्होंने रणथंबोर का राजा बनाया अपने पुत्र हमीर देव चौहान को। किसको? 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 1282 के अंदर राज्य अभिषेक हुआ। किसका? हमीर देव चौहान का। और हमीर देव चौहान का जब राज्य अभिषेक हुआ, तब दिल्ली के अंदर शासक कौन था? कौन बताएगा? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। जलालुद्दीन खिलजी, जो शुद्ध गलत है। और कोई? गयासुद्दीन बलबन। राज्य अभिषेक के समय यानी 1282 में कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार होगा 1290 में। समझ में आया ना? तो इस बात को ध्यान रखें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो याद रखिएगा, हमीर देव के राज्य अभिषेक के समय जो शासक था दिल्ली के अंदर, वो बलबन था। ओके, ध्यान रखें इस बात को। तो सुनो, अब रणथंबोर के अंदर ये छोटे मोटे राजा ही हुए। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको वंशावली लिखनी है और दो राजाओं के आगे सिर्फ 2 पॉइंट लिखना। एक वीर नारायण, जिसके आगे हम लिखेंगे इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर धोखे से इनकी क्या करवा दी? हत्या। और एक लिखेंगे बाघ भट्ट, जिसके आगे लिखेंगे रणथंबोर में चौहान वंश की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया। सर, आपने कल 3 क्वेश्चंस दिए थे। उत्तर कौन कौन लेकर आया? कौन लेकर आया उत्तर? पहले पर्सन क्या है ये बताओ। आवाज नहीं, सुना नहीं। ए छोरा, खड़ा हो, गेट लगाए। 3 क्वेश्चंस कौन बताएगा? बताओ। चौहान वंश की उत्पत्ति चंद्रवंशी से बताई गई। इसकी जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? कौन लेकर आया उत्तर इसका? शेवड़ी शिलालेख। हासी शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख, और कोई? सबसे लास्ट अचलेश्वर। और कोई? हाथ नीचे रखना।
पालीवाल, ध्यान रखना, अगर किसी ने भी क्लास में सोच लिया ना कि मैं ऐसे या थोड़ा, मैंने क्या कहा, अनुशासन से बैठे रहना, वरना बैठो। याद रखना हाशी भी सही है और आबू का अचलेश्वर भी सही है। लिख दो चंद्रवंशी के आगे, लिखो आबू का अचलेश्वर शिलालेख तथा हाशी शिलालेख। आबू का अचलेश्वर शिलालेख तथा हाशी शिलालेख। आबू का अचलेश्वर शिलालेख तथा हाशी शिलालेख लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चंस, इंद्रवंशी, लिख दो पाली का शेवाड़ी शिलालेख। पाली का शेवाड़ी शिलालेख। घटियाला नहीं है, कौन लेकर आया घटियाला? लिख लिया। तीसरा क्वेश्चन, इसका उत्तर कौन लेकर आया, कौन बताएगा? हाथ नीचे कर दो। लिखो सुंदा माता शिलालेख। सुंदा माता शिलालेख। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति कौन था? एक ही थोड़ी थे। पुंजन राय क्या था? गोविंद राय क्या था? समझ में आया नहीं? ये सब सेना नायक ही थे। और गोविंद राय को ही कहा गया खांडे राय, ये भी ध्यान रखे। हाँ, क्या लिखा आपने? लिख लिया? तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब जल्दी से हेडिंग डाल दो, रणथंबुर के चौहान, और जो मैंने राजाओं का यहाँ पे क्रम लिखा ना, आप लिख दो रणथंबुर के चौहानों की वंशावली। पहले लिखो रणथंबुर के चौहानों की वंशावली। हेडिंग डालो रणथंबुर के चौहानों की वंशावली। डाल दिया हेडिंग। लिखो नंबर फर्स्ट गोविंदराज, सेकंड वल्हण देव। वल्हण देव, वल्हण देव। नंबर थर्ड वल्हण देव के बाद प्रहलाद देव। प्रहलाद देव। प्रहलाद देव के बाद लिखो वीर नारायण। वीर नारायण। और वीर नारायण के आगे पॉइंट लिखो स्टूडेंट, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर धोखे से क्या करवा दी? हत्या करवा दी। लिख लिया? आगे बढ़ो, बताओ इसके बाद राजा कौन बना? बाघभट्ट। अब बताओ स्टूडेंट, बाघभट्ट के समय अटैक होगा कुतुबुद्दीन हसन गोरी का। पहले लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर, बाघभट्ट ने रणथंबोर में
बाघभट्ट ने रणथंबोर में चौहान वंश की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया। चौहान वंश की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया। रणथंबोर की चौहान सत्ता को स्वतंत्र स्थापित किया, लिख दिया। अब लिखो स्टूडेंट, रजिया सुल्तान ने कुतुबुद्दीन हसन, रजिया सुल्तान ने कुतुबुद्दीन हसन गोरी के नेतृत्व में, कुतुबुद्दीन हसन गोरी के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी, किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु सफलता नहीं मिली। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपके छोटे मोटे राजा। हेडिंग डालो जैत्र सिंह, जैत्र सिंह, ऑब्लिक करके लिखो जय सिम्हा, जय सिम्हा, जय सिम्हा, लिख दिया? ओके, जैत्र सिंह का शासनकाल लिख लो 1250 से 1282, 1250 से 1282। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? सीधा लिखो जैत्र सिंह के शासनकाल को जैत्र सिंह के शासनकाल को रणथंबोर के चौहानों का, रणथंबोर के चौहानों का शांति काल कहा गया। रणथंबोर के चौहानों का शांति काल कहा गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, हेडिंग डालो स्टूडेंट। अब धुआंधार और खतरनाक, जिसके बारे में कहा जाता है सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी। लिखो जल्दी से, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। बोर्ड पर देखो, हमीर देव चौहान की सामान्य जानकारी बाद में लिख लेना और समझो अच्छे से हमीर देव चौहान को। एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। हमीर देव चौहान देख लीजिएगा अच्छे से, 1282 से 1301। सुनो और समझो। सबसे पहले जीवन परिचय अच्छे से देख लो। जीवन परिचय में ही इनके इतिहास के प्रमुख क्वेश्चंस जो है आपके कवर हो जाएंगे। चीज़ें जो है पूरी आ जाएगी, बस फिर बाद में तो समझना ही है और थोड़ा बहुत लिखना ही है। तो देखो और समझो स्टूडेंट। जीवन परिचय के अंदर सबसे पहले इनके कौन? पिता। कौन? पिता। पिता कौन थे इनके? बहुत बढ़िया, जैत्र सिंह। माता हीरा दे। कौन सी दे? हाँ जी, राज्य अभिषेक 1282। ओके,
नेक्स्ट सुनिएगा, राज्य अभिषेक के बाद दरबारी कवि बीजादित्य। कौन सा दित्य? बीजादित्य। कोई लिखता हुआ तो पाया गया ना? रजिस्टर फाड़ दूंगा। एकीकरण मैंने तो कंप्लीट करवा दिया, मैं पृथक्करण कर दूंगा। दरबारी कवि कौन सा दित्य? बीजादित्य। ओके। और दरबारी कवि के बाद गुरु कौन था? बोलो। राघव देव। रानी रंग दे। कौन सी दे? पुत्री देवल दे। कौन सी दे? या फिर पद्मा। ओके। उसके बाद याद रखोगे घोड़ा क्या नाम था? चेतक। बड़े गजब के हो रहे। आवाज नहीं, ही मत करो। जब नहीं आता है तो चुपचाप बैठे रहो। कार्टून तो तुम वैसे भी हो, और बोलकर लोगों को मत बताओ कि देखो इधर हो, बढ़िया कार्टून बैठा है। समझे ना? वो मूर्ख कहीं के। बस एक ही याद, चेतक। कुछ भी पूछे चेतक, और वो भी चेतक नहीं है, वो चेटक है। ये भी सुन लेना। घोड़ा जो था इनका बादल था। घोड़े का नाम क्या था? बादल। ओके। इनके सेनानायक और सेनानायकों का जोड़ा था नंबर फर्स्ट भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह व धर्म सिंह। ओके। और एक था रणमल और रतिपाल। ओके। रतिपाल। राज्य अभिषेक के समय समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? बलबन था। तुम इतना ही याद कर लोगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। बलबन। ओके। तो ये देखो जीवन परिचय हो गया। बताओ किसका? अरे बोलो। हाँ, हमीर देव चौहान का। बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं दिखा, अब दिखेगा ना आपको। लिखा तो मैंने पूरा अब है। तो सुनो और समझो। ये हमीरदेव चौहान का पूरा परिचय हुआ, और इसी परिचय के अंदर लगभग पूरी बातें आ गई। समझ में आया ना? ध्यान रखें इस बात को। अब लिखो जल्दी से। कमेंट्स दिखा दो एक बार। लिख लो जल्दी से स्टूडेंट।
लिख लिया? जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। क्लास कितने बजे तक है? 7 बजे तक? बाद में किसकी है? ये भी आता है क्या? ये भी आता है? अरे नहीं, आपके कोर्स में है क्या? 5 क्वेश्चंस ख्याल आया? पढ़, अरे पढ़ बेटा, अब उंगली बना के दे रहा है। चामुंडराई नहीं, खांडेराई है वो। और मैंने अभी बोला है कि गोविंद राय को ही खांडेराई, चामुंडराई भी था। मैंने क्या कहा? सेनानायक खूब सारे थे। अब तुम किसकी बात कर रहे हो? दुष्टी कही के। अब क्या करें इनका? हे प्रभु जगन्नाथम। लिखो जल्दी से। सर ये पूछो कि सिलेबस में क्या नहीं आता? सब कुछ है? पक्की बात? गणित भी है? तब तो बढ़िया तैयारी कर रहे हो आप। बिल्कुल मेरी बात सुनो, यही तो बात है स्टूडेंट। आप जब अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, आवाज नहीं, जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो बिल्कुल स्टूडेंट, सिलेबस भले कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और सुनो, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी समय रहते अच्छे से पढ़ लो, हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर अप कर लो। वैकेंसी आने के बाद पूरा राजस्थान तैयारी करेगा। पूरे राजस्थान का मतलब समझे? वैकेंसी आने के बाद तो हर कोई तैयारी करेगा जो क्वालिफाइड है। समझ में आया ना? तो आप अभी से अच्छे से पढ़ाई करो, जितना भी बड़ा सिलेबस है कवर अप करो। समझ में आया? लिखो जल्दी से। अब सुनो और समझो। पहले ये लिख लिया ना, समझा देता हूं पहले। स्टूडेंट, हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े। कितने? 16 में विजय हुए। कितने? 16 में विजय हुए। और इन्होंने, याद रखना, साम्राज्य विस्तार हेतु दिग्विजय नीति अपनाई। कौन सी नीति? बोलो, इस बात को ध्यान रखें। और प्रारंभिक समय में इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। कंप्लीट ना? तो सुनो और समझो अच्छे से। किन किन शासकों को पराजित करके इन्होंने साम्राज्य बड़ा किया, विस्तार किया साम्राज्य का? तो नंबर फर्स्ट, मालवा के परमार शासक भोज को पराजित किया। किसको? मालवा के भोज को पराजित। ओके, जो परमार वंश का था। दूसरा, भीमरस नाम का कोई आसपास का क्षेत्र था, भीमरस के राजा, याद रखना, अर्जुन देव को पराजित। किसको पराजित? और मेवाड़ के राजा समर सिंह को पराजित। कौन से सिंह को? और मेवाड़ का ही क्षेत्र था मांडलगढ़। कौन सा गढ़? मांडलगढ़ की आम जनता से क्या वसूला? कर वसूला।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पॉइंट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित करके मांडलगढ़ की जनता से वो क्या कर वसूला। समझ में आया कि नहीं आया? सर, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के विश्वासघाती सेनापति कोई नहीं थे, सिर्फ इतिहासकारों का मानना है। कदमवास का तुम पढ़ते हो ना, कदमवास के बारे में भी कहा गया। समझ में आया ना? मैंने क्या कहा, इतिहास का प्रमाण एक ही नहीं होता है, इतिहास के प्रमाण खूब सारे होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात का ध्यान रहे। इस प्रश्न का उत्तर दे, मिल गया प्रश्न का उत्तर, आगे बढ़ो। तो सुनो और समझो अब। तो स्टूडेंट ये स्टार और नोट लगाकर याद कर लेना, मेवाड़ के समर सिंह को पराजित, और ये समर सिंह कोई और नहीं रावल रतन सिंह के पिता थे। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, आबू के प्रताप सिंह को पराजित, किसको पराजित? ये थी छोटी छोटी विजय किसकी? हमीर देव चौहान की। और इन छोटी छोटी विजय से आसपास के बड़े क्षेत्र पर अधिकार हो गया किसका? और आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया किसने? हमीर देव चौहान ने। उधर केंद्र में स्थिति पलटी, गुलाम वंश की सत्ता कमजोर हुई, खिलजियों ने गुलाम वंश को समाप्त करके नींव रखी और हिंदुस्तान पर शासन करने लगे खिलजी। और खिलजियों का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? बोलो। जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चला कि हमीर देव चौहान रणथंबोर का राजा जो है दिन ब दिन अपनी साम्राज्य विस्तार नीति को बढ़ा रहा है, जो मेरे लिए खतरा बन रहा है, मैं विशाल सेना लेकर जाऊंगा और पराजित करूंगा किसको? हमीर देव को। तो बताओ अब सेना लेकर कौन आ रहा है? बोलो। जलालुद्दीन जब सेना लेकर आया तो जलालुद्दीन को पता चला कि मैं रणथंबोर को सीधा नहीं जीत सकता, अगर मुझे रणथंबोर को जीतना है तो उसके रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जैन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मुझे जैन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, जिसको छाण दुर्ग भी कहा गया। तो देखो, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा गया? अब जैन दुर्ग पर अटैक करने के लिए आया कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ये बात हमीर देव चौहान को पता चली तो हमीर देव चौहान ने एक सेना नायक भेजा। क्या भेजा? किसकी रक्षा है? तो जैन की रक्षा है। तो मतलब सेना तो थी, और सेना भेजी किसने? हमीर देव ने। जब सेना नायक आया कहाँ? जैन। और जो सेना नायक आया था वो मेरा भाई था। कौन था? भाई था, गुरुदास सैनी। कौन था? और गुरुदास सैनी जैन दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा गया, क्योंकि उसके साथ मैं नहीं था, क्योंकि हम उस समय कोई दूसरे अभियान पर गए हुए थे। मतलब तुम्हें याद करने के लिए बता देता हूँ, मतलब मैं राजवीर सैनी, उसका नाम गुरुदास सैनी। अगर तुम भूल जाओ कि जैन दुर्ग की रक्षा करते हुए हमीर देव का कौन सा सेनानायक मारा गया, तो याद कर लेना सर का भाई कोई सैनी था, और पीछे सैनी दिखे तो आंखें बंद करके ठोक देना गुरुदास। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, तो गुरुदास सैनी मारा गया, जैन दुर्ग पर अधिकार हो गया। जल्दी से बताओ किसका? अरे बोलो रे, बोलो किसका? जलालुद्दीन ने जैन को जीतने के बाद सेना का पड़ाव उठाया, आया रणथंबोर। और रणथंबोर दुर्ग की बताओ क्या की? बोलो क्या की? और घेराबंदी की। पर हमीर देव की सर्वश्रेष्ठ किलेबंदी को भेदने में क्या रहा? क्या रहा? असफल रहा। काफी दिन तक स्टूडेंट घेराबंदी चली, और जब सफलता नहीं मिली किसको? जलालुद्दीन को। तो दिल्ली से संदेश आया जलालुद्दीन के पास, संदेश आया कि सुल्तान जलालुद्दीन एक काम करो, रणथंबोर दुर्ग के आगे 25-50 का प्लॉट ले लो और घर बना लो।
शर्म आने की बात है, तुम यहाँ पर काफी समय से घेराबंदी डालकर बैठे हो और छोटे से दुर्ग को नहीं जीत पा रहे हो और उधर दुश्मन हमारे क्षेत्र पर अधिकार कर रहे हैं। तब जलालुद्दीन खिलजी ने और पूरी ताकत लगा दी, पर जीतने में क्या रहा, असफल रहा। तब एक सेनानायक को कहा कि तू एक काम कर, सभी सैनिकों को इकट्ठा कर। तो सेनानायक ने कहा क्या करोगे? तो कहा करेंगे क्या, वापस चलेंगे। तो कहा कि सुल्तान है तू, अगर इस दुर्ग को बिना जीत कर गया तो आने वाले समय में लोग तेरे नाम और तेरे इतिहास पर हंसेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उस सेनानायक को कहा एक काम कर, तू जीत के दिखा, मैंने तो पूरा जोर लगा दिया। तो उस सेनानायक ने भी वापस क्या कहा पता है? कहा सुल्तान मैं नहीं आप हो। जलालुद्दीन ने कहा बात तो सही है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उस सेनानायक के कहने पर और कुछ समय तक घेराबंदी रखी और पूरी ताकत लगाई, नहीं जीत पाया। उस सेनानायक को वापस बुलाया, कहा अब की बार कुछ बोला तो देख लेना, तू सिर्फ सैनिकों को इकट्ठा कर, मैं उनको इतनी अच्छी बात कहूंगा कि मेरे नाम पर कोई भी हंसेगा नहीं। तो स्टूडेंट बिल्कुल जलालुद्दीन खिलजी का वो सेनानायक था, उसने जो घेराबंदी डाल के खड़े थे उन सबको इकट्ठा किया। आया उनके सामने कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने आकर कहा सैनिकों, हमने इतने समय तक हमारा समय जाया किया है, मिला तो कुछ भी नहीं है, ये दुर्ग हमारे कोई काम का ही नहीं है, इस दुर्ग का मोल बताते हैं हम तुम्हें। जलालुद्दीन ने अपनी दाढ़ी में से क्या तोड़ा? कहा देखो सैनिकों, सैनिकों का दिखाई नहीं दे रहा भाई। तो कहा अरे ये एक सच्चे मुसलमान की दाढ़ी का एक बाल है, अगर इसको मैं बाजार में बेचने जाऊं तो ऐसे ऐसे 10 दुर्ग खरीद लो तो भी महंगा बिकेगा ये। तब पीछे से एक सैनिक ने कहा फेंकू गई का, जीत नहीं पाया तो फेंका लो जी। बिल्कुल सही है। इसका मतलब समझे, हमीर देव की सर्वश्रेष्ठ किल्लेबंदी को भेदने में असफल रहा कौन? और जलालुद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान भी क्या रहा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अब सुनो, पर रणथंबोर दुर्ग के लिए भी एक मत बन गया, किसका? जलालुद्दीन का, कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं सच्चे मुसलमान के एक बाल के बराबर भी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से लिखो, अभी आगे बहुत शानदार कहानी आ रही है। हाँ, गीता भवन के गेट पे खड़ी है कहानी। वो कह रहा है जलाल कहाँ जा रहा है कहानी को लेने? आराम से आराम से। हाँ लिखो, क्या लिखा आपने? यही लिखा ना? अब लिखो, पहले पॉइंट लिखो। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? आगे लिखो। इनमें से कितने में विजय रहे? 16 में विजय रहे। 16 में विजय रहे। लिख लिया? नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, प्रारंभिक युद्ध अभियान। प्रारंभिक युद्ध अभियान। और प्रारंभिक युद्ध अभियानों में लिखो जल्दी से। फर्स्ट, प्रमुख लिखा दूं? प्रमुख लिखा दूं?
लिखो मालवा के परमार शासक भोज को पराजित, मालवा के परमार शासक, मालवा के परमार शासक भोज को पराजित, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो भोज को पराजित। सेकंड लिखो मेवाड़ के राजा समर सिंह को पराजित, मेवाड़ के राजा समर सिंह को पराजित। मेवाड़ के राजा समर सिंह को पराजित। चुपचाप लिखो, तू जो भोज कह रहा है वो अलग है, दुष्टी कहीं के। आगे बढ़ो मरो। मैंने क्या कहा, नाम सहम आते ही ये मत सोचना कि ये वैज है, वो वैज है, ये यैज है। ओके, आगे बढ़ो। युद्ध में ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल सही है। जब चीजें पढ़ते हैं तो बिल्कुल, हाँ, सैनिकों पड़ाव उठाओ और हाँ लिखो जल्दी से। अभी तो हमने समर सिंह को जीता है, अब मांडलगढ़ की जनता से क्या वसूलेंगे, तो बिल्कुल लिखो। तथा इसी में लिखो मेवाड़ के समर सिंह को क्या किया, को पराजित, तथा मांडलगढ़ की जनता से, मांडलगढ़ की जनता से क्या वसूला, कर वसूला। लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो। आबू के प्रताप सिंह को पराजित, आबू के प्रताप सिंह को पराजित। आबू के प्रताप सिंह को पराजित, लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब हेडिंग डालो स्टूडेंट, जलालुद्दीन हमीरदेव संघर्ष, जलालुद्दीन हमीरदेव संघर्ष। जलालुद्दीन हमीरदेव संघर्ष। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, लिखो पॉइंट स्टार और नोट लगाकर जलालुद्दीन हमीरदेव संघर्ष में। लिखो जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया, जाइन दुर्ग पर आक्रमण कर, सीधा लिखो, विजित किया, आक्रमण कर विजित किया। लिख लिया? जाइन दुर्ग पर आक्रमण कर विजित किया। लिखो हमीरदेव का सेनानायक, हमीरदेव का सेनानायक गुरुदास सैनी, हमीरदेव का सेनानायक गुरुदास सैनी, हमीरदेव का सेनानायक गुरुदास सैनी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट।
लिखो और आगे लिखो, जलालुद्दीन ने रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी की। जलालुद्दीन ने रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी की, किंतु 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 सफलता नहीं मिली। दुर्ग की घेराबंदी की किंतु सफलता नहीं मिली। तब यह कहकर, लिखो, तब यह कहकर दुर्ग की घेराबंदी उठाई, दुर्ग की घेराबंदी उठाई। बढ़िया एरो में बंद करके लिखना, ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को सच्चे मुसलमान, सच्चे मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। सच्चे मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आप में से मुझे कोई बताएगा, वो सेनानायक जिसने घेराबंदी नहीं उठाने की सलाह दी, उसका नाम क्या था? कौन बताएगा? बताओ जल्दी से। कौन बताएगा? एनीबडी? पालीवाल घड़प? कमालुद्दीन गुर्ग? कहां से लाया इसको पकड़ के? फिर जब और कोई शांतिलाल जी? अभी तो शांति शांति है। ठीक है, लिखो जल्दी से, मलिक अहमद चाप। लिखो, मलिक अहमद चाप ने, मलिक अहमद चाप ने सुल्तान को, मलिक अहमद चाप ने सुल्तान को घेराबंदी नहीं उठाने की सलाह दी। मलिक अहमद चाप ने सुल्तान को घेराबंदी नहीं उठाने की सलाह दी। लिख लिया? ओके, ये हो गया जलालुद्दीन हमीर देव संघर्ष। एक पॉइंट और लिखो, जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर 2 आक्रमण किए, 2 बार आक्रमण किए। जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर 2 बार आक्रमण किए, 1290 और 91। 1290 और 91। लिख लिया? ओके, अब हेडिंग डालो, अलाउद्दीन हमीर देव संघर्ष। 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 कहानी सुनोगे? पक्की बात? अच्छा, बस कहानियां सुना दो बेटों को, सुनो और समझो। कहानी यह है कि जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मार दिया।
और वो सुल्तान बन गया। बस कहानी खत्म। बस बोलो क्या? अरे बोलो मरो क्या? बाहुबली बोलना है तो स्पष्ट बोलो, वरना गुणगुण मत करो। मादा है ना प्लीज कहीं के। जहां पर भी बैठोगे तो डेंगू ही फैलाओगे। अरे एक मिनट, उसको खड़ा कर। खड़ा खड़ा हो, खड़ा हो। बैग हाथ में ले, बैग हाथ में ले और आगे मर। कान खोल के सुन लेना, पहले बोल रहा हूं। मेरी हर एक पे नजर है, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। आगे मर। इधर खिसक, इस दुष्टि को यहां बिठा। और अब अगर यहां पे थोड़ा सा भी मूवमेंट किया तो यहां से बाहर फेंकूंगा। कहानी अच्छी लगी? हाँ जानना चाहोगे कहानी? पक्का? आप चुपचाप बैठे रहो, हर कहानी बताऊंगा। और कहानी अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट किया तो सभी कहानियां गायब। अभी तो शुरू हुई है, वरना ध्यान रखना अगला संडे आएगा ही नहीं। कोर्स कंप्लीट चाहते हो? हम भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह अभियान करते हैं, तो सुन लो, अच्छे से समझ लो। स्टूडेंट सुनना और समझना। अलाउद्दीन खिलजी जो भतीजा था किसका? जलालुद्दीन का, प्लस दामाद भी था। रिश्ते कितने थे? बोलो, 2 रिश्ते थे। अलाउद्दीन भतीजा भी था, दामाद भी था जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन चाचा भी था, ससुर भी था। हाँ बिल्कुल। तो सुन, देखो, हर एक धर्म के अपने अपने नियम कायदे होते, तो हर एक धर्म के नियम कायदे अपने अनुसार सबके सही होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल स्टूडेंट, 2 रिश्ते थे। अब स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी जो भतीजा था, जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम शायद आई थिंक मेहरुनिसा था। क्या था? कौन सी निसा? और तुम्हें ये भी बता दूं, नूर जहां का वास्तविक नाम भी मेहरुनिसा, पर वो मेहरुनिसा ये नहीं है, ये भी सुन ले, वो वही है। हाँ समझ में आया? तो बिल्कुल जलालुद्दीन ने मेहरुनिसा का विवाह कर दिया। किसके साथ? अलाउद्दीन के साथ। अब सुनना और समझना स्टूडेंट, इंसान आज से ही प्रताड़ित नहीं है, सल्तनत काल के समय से प्रताड़ित है। जो अलाउद्दीन खिलजी भी प्रताड़ित था, उस बेचारे की 1% भी नहीं चलती थी मेहरुनिसा के आगे। और मेहरुनिसा किसी से भी डरती, हाँ, जहाँ पर भी उसे मौका मिलता तो अलाउद्दीन खिलजी के इज्जत के कांकरे कर देती, बड़े दरबार में कुछ भी बोल देती। सही है, मेहरुनिसा किससे डरे? क्योंकि उसका बाप हिंदुस्तान का मालिक है, सुल्तान है। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा परेशान हो गया कौन? अरे बोलो, अलाउद्दीन खिलजी बड़ा परेशान हो गया। अलाउद्दीन खिलजी एक दिन क्या करता है, मेहरुनिसा को समझाता है कि देखो, अब भरे दरबार में आप हमें तुम तड़ाम से बात करते हो, अच्छा नहीं लगता। दूसरे जो अमीर है वो हमारी फिर इज्जत नहीं करते, इसलिए इस 4 दीवारी में आपको 2 झापड़ मारनी है, मार दो, पर लोगों के सामने कुछ मत कहा करो। मेहरुनिसा ने कहा, अब आज के बाद हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और बाहर ले जाकर सबके सामने इज्जत के कांकरे की। अलाउद्दीन बड़ा परेशान हो गया, मतलब दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं थी।
स्टूडेंट, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन हर 10 दिन 15 दिन बाद, कितने, हर 10 दिन 15 दिन बाद दिल्ली से बाहर चला जाता, ये कहकर कि हम कोई गोपनीय अभियान पर जा रहे हैं। कौन से अभियान पर? हाँ, हर 10 दिन 15 दिन बाद दिल्ली से बाहर चला जाता। अब स्टूडेंट, बेगम ने कहा कि जो समय हमें मिलना चाहिए वो समय हमें मिल नहीं रहा है, दाल में कुछ ना कुछ। ये अलाउद्दीन हर 15 दिन बाद ऐसा कौन सा अभियान पर जाता है, 3 दिन 4 दिन बाद उस अभियान से लौट कर भी आ जाता है। मेहरुनिसा ने कहा पता लगाओ, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। मेहरुनिसा को ये नहीं पता था कि दाल पूरी ही। सुनो और समझो यारी स्टूडेंट, सीधी बात बताऊं, अलाउद्दीन की अपनी बेगम के साथ बनती नहीं थी। इस कारण अलाउद्दीन फेसबुक चलाता था और फेसबुक पर मैसेज आया। एक दिन मैसेज किया अलाउद्दीन ने किसी को, है, क्या मैसेज किया है, तो उधर से वापस रिप्लाई आ गया हेलो। तो अलाउद्दीन को बड़ी खुशी हुई। अलाउद्दीन ने कहा सुन ली हमारी। तो अलाउद्दीन ने कहा वो आर यू, तो आगे से मैसेज हंसने वाले इमोजी आए। मतलब समझे, अलाउद्दीन को किसी से प्रेम हो गया, अलाउद्दीन की प्रेमिका बन गई कोई। और बेटा अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए दिल्ली में ये कह कर जाता कि हम कोई गोपनीय अभियान पर जा रहे हैं। कौन से अभियान पर? हाँ, तो सुनो और समझो। सर आप पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता, क्या करें? हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल स्टूडेंट, तो सुनो और समझो, गुस्से को गोली मारो, इधर देखो ना, मजा आ रहा है ना? हाँ देखो बेटे, देखो कितने आतुर हो रहे हैं। इतनी देर में जब समझा रहा था तब तो कोई ऐसे, अब बेटे एकदम 440 का झटका लगा हो। तो बिल्कुल सुनो और समझो स्टूडेंट, बिल्कुल अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था तो जो समय मेहरुनिसा को, बेगम को मिलना था वो मिलता नहीं था। उसको शक हुआ तो उसने कहा दया पता लगाओ, दाल में कुछ न कुछ काला है। तो जब अलाउद्दीन हमेशा की तरह 1 महीना बीता, अलाउद्दीन ने कहा कि हम गोपनीय अभियान पर जा रहे हैं, राजधानी से बाहर जा रहे हैं। कुछ गुप्तचरों के माध्यम से जानकारी मिली है तो उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, हम 3-4 दिन से आएंगे। अलाउद्दीन गया। अलाउद्दीन के पीछे पीछे गई कौन? मेहरुनिसा यानी बेगम, यानी जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री। अब वो गई, पहुंची, आगे देखा तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वापस आ गई। अब उसे तो सब पता चल गया। 3 दिन 4 दिन बाद वापस आया कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को बुलाया अपने कक्ष में, किसने? बेगम ने। कहा इधर आओ। अलाउद्दीन आया तो अलाउद्दीन को पूछा कि बताओ कहाँ गए थे? तो अलाउद्दीन ने कहा गोपनीय अभियान पर गए थे। तो बेगम ने कहा क्या हम जान सकते हैं ये गोपनीय अभियान कौन सा था? तो अलाउद्दीन ने कहा ये राज्य के परे जाकर, ये राज्य की गोपनीय जानकारियां हैं और ये गोपनीय जानकारियां हम सिर्फ सुल्तान को बता सकते हैं, तुम्हें नहीं। तब उस बेगम ने कहा हमें पता है ये गोपनीय अभियान कौन सा था। तो कहा क्या पता है तुम्हें? तब उस बेगम ने क्या बजाई? तालियां बजाई। तब उसी बेगम ने बाद में जब अलाउद्दीन दिल्ली आ गया ना तो उसने सैनिक भेजे और कहा पकड़ कर लेकर आओ उसके सटूड़े। किसके? प्रेमिका के। तालियां बजाई, तब सैनिक लेकर आए अलाउद्दीन की
प्रेमिका को। अब प्रेमिका को लेकर आए और अलाउद्दीन के सामने खड़ी की। उसकी प्रेमिका बेगम ने कहा, बताओ ये कौन है? अलाउद्दीन ने कहा उसको, कहा कौन हो आप? मतलब झूठ इतना अच्छे से बोल रहा था अलाउद्दीन। देखो झूठ बोलो ना तो ऐसा बोलो कि अगले वाले को शक नहीं हो। अलाउद्दीन ने कहा कौन हो बहन आप? मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अलाउद्दीन का मतलब आंखों का रवैया नहीं बदला। अलाउद्दीन का जो शरीर था बिल्कुल नहीं कांप रहा था, क्योंकि अलाउद्दीन को पता था थोड़ा सा भी शक हुआ तो इसके साथ मेरी भी फुड़ंती निकलेगी। अलाउद्दीन ने कहा कौन हो आप? मैं नहीं जानता इनको। बेगम ने कहा अभी पता चल जाएगा। बेगम गई। बेगम ने प्रेमिका के सटूड़े पकड़े और खुद ने ठोकना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन ने कहा और ठोको, हम नहीं जानते कौन है ये। बड़ा परेशान हो गया। कौन? बोलो। अलाउद्दीन। अलाउद्दीन गया अपने चाचा के पास और कहा मैं परेशान हो गया, मुझे कोई सूबा दे दो। क्या दे दो? सूबा का मतलब समझे? सूबेदारी दे दो कहीं की। मैं दिल्ली से बाहर चला जाऊंगा ताकि चैन से जी पाऊं। तो स्टूडेंट बिल्कुल जलालुद्दीन ने कहा कि हम आपको कड़ा की जागीर देते हैं। कहाँ की? और कड़ा है यूपी में वर्तमान में। कहाँ है? बोलो। तो बताओ अलाउद्दीन दिल्ली से रवाना हुआ किधर? तब बेगम ने कहा मैं भी चलूं। अलाउद्दीन ने कहा नो 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 नो, आपको लेकर नहीं जाएंगे, हम अपनी प्रेमिका को लेकर जाएंगे। अपनी प्रेमिका लेकर आ गया। कहाँ? कड़ा। सुनो और समझो। अब ये कहानी खत्म, अब सीरियस स्टार्ट। कड़ा में जब था, बोलो कौन? तब उसी के सैनिकों ने उसे जानकारी दी एक साम्राज्य के बारे में जिसका नाम था देवगिरी। कौन सा गिरी? बोलो। का एक देवगिरी साम्राज्य है अलाउद्दीन। और अगर तुम देवगिरी को जीत लेते हो, फतेह कर लेते हो, क्या कर लेते हो? तो कहा गया, मतलब बताया कि कहा जाता है कि तुमने अगर देवगिरी को फतेह कर लिया तो तुम्हें वहां से इतना खजाना मिलेगा कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, वो हासिल कर सकते हो। अलाउद्दीन ने कहा जो चाहो? कहा बिल्कुल। तो अलाउद्दीन ने कहा कि युद्ध की तैयारी करो और सेना का पड़ाव उठाओ। हम कहाँ जाएंगे? देवगिरी। तो सब सैनिकों ने, सेनानायकों ने जो अलाउद्दीन के साथ थे, उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते सुल्तान जलालुद्दीन की बिना अनुमति के। अलाउद्दीन ने कहा जानकारी नहीं देनी है, ये अभियान जो होगा गोपनीय रूप से होगा। तो बिल्कुल अलाउद्दीन कड़ा से अपनी सेना लेकर कहाँ गया? बोलो। और देवगिरी को फतेह किया और उसे अथाह भंडार क्या मिला? खजाना मिला। मतलब देवगिरी को लूटा, उसे इतना खजाना मिला स्टूडेंट कि वो देवगिरी से जब वापस आ रहा था, कहाँ? कड़ा की तरफ, तब बीच में जितने कितने भी दिल्ली के सूबेदार थे उन सब से मिलता हुआ आया और थाड़ भर भर के उन्हें क्या दिया? खजाना दिया, सोना दिया। उन सूबेदारों ने कहा किस खुशी में? कहा मौज करो। का वापस देना है? नहीं देना। तो का एक और थाल दो? का दो लो। मतलब समझे? नहीं समझ में आया। जलालुद्दीन के सभी सूबेदारों को खजाना देकर अपनी ओर मिला रहा था कौन? अलाउद्दीन की नजरों में अब थी दिल्ली। क्या थी? अब सुनो, बिल्कुल कड़ा पहुंचा। कड़ा पहुंचा तो कहते हैं ना, जिस व्यक्ति पर हम हद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं वही धोखा देता है। कान खोल के सुन लेना। और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति धोखेबाज होता है, पर ज्यादातर व्यक्ति धोखेबाज ही है। 99% धोखेबाज है, 1% ही वफादार है।
इस बात को कान खोल के सुन लेना। तुम सोच रहे हो, एक मिनट, हाँ, छुओ ना वरना बंद हो जाएगा अभी। तो सुनो, तुम में से अगर कोई सोचता है कि नहीं मेरा वाला अच्छा है, अच्छी है, तो गलत सोच रहे हो। तुम इसी लोक के आदमी हो, तुम्हारा वाला महा खतरनाक है। इस बात को ध्यान रखना। हर एक भरोसेमंद चीज धोखेबाज होती है, ध्यान रखना, बिल्कुल फैक्ट है ये कटु सत्य है। तो सुन लो। और 1% है वफादार, नो डाउट, सही भी है, पर 99% रेशियो ज्यादा किसका है? धोखेबाजों का। तो 1% तो अपवाद रूपी हुए। तो सुनो, अलाउद्दीन ने जिनको खजाना दिया उनमें से कुछ विश्वसनीय थे, किसके? अलाउद्दीन के नहीं, जलालुद्दीन के। जलालुद्दीन को संदेश भेज दिया कि जलालुद्दीन, तेरे भतीजे अलाउद्दीन ने कौन सा अभियान किया? तेरी बिना अनुमति के। दूसरी बात, इसके इरादे हमें नेक, ये सभी सूबेदारों को खजाना देकर अपनी तरफ मिला रहा है। इसलिए जल्द से जल्द देवगिरी का जितना भी खजाना है, इसको तो अपने कक्ष में जमा करवा, कोष में जमा करा। स्टूडेंट, जब ये बात दिल्ली में पता चली किसको, तो जलालुद्दीन ने पत्र भेजा। कहाँ? कड़ा। कहा अलाउद्दीन, पत्र मिलते ही पूरा खजाना जो तुमने देवगिरी से लूटा है उसको लेकर कहाँ पहुंचो? दिल्ली। और तुम्हें दंडित किया जाएगा। पहली बात तो ये कि तुमने बिना अनुमति के देवगिरी अभियान किया। दूसरा, अभियान किया तो किया उस खुम्मस को, खुम्मस का मतलब खजाना, सल्तनत काल की भाषा में लूटे हुए खजाने को कहा जाता था खुम्मस का। उस खुम्मस को कोष में जमा करवाना था, तुम सीधा लेकर गए कहाँ? कड़ा। इसलिए तुम्हें दंडित किया जाएगा, तुम गद्दार हो। तो स्टूडेंट, अलाउद्दीन के पास ये पत्र पहुंचा तो अलाउद्दीन का षड्यंत्र देखो। अलाउद्दीन ने वापस पत्र भेजा, कहा सुल्तान, हमारे इरादे बड़े नेक थे, साम्राज्य विस्तार के तहत और दुश्मन को पता नहीं चले इसलिए हमने गोपनीय अभियान किया, खूब सारा खजाना लूटा। हमसे गलती यही हुई कि हम सीधा कड़ा आ गए। कड़ा से ये खजाना लेकर, खुम्मस लेकर कहाँ आ रहे थे? दिल्ली। पर आपने तो हमारे ऊपर कलंक लगा दिया, हम दिल्ली नहीं आएंगे, क्योंकि दिल्ली आए तो सब दिल्ली के अंदर अमीर जो है वो हमें गद्दारी की नज़र से देखेंगे। रही बात खुम्मस की, आप आओ खुद कड़ा और ले जाओ पूरा का पूरा खजाना, मैं तुमसे माफ़ी भी मांग लूँगा, और दंडित करना है तो सभी के सामने नहीं, अकेले में मुझे जो भी सजा दोगे मंजूर है। ये पत्र भेज दिया कहाँ? दिल्ली। जलालुद्दीन ने पढ़ा तो जलालुद्दीन ने दरबार में अपने लोगों को कहा कि तुम सब नालायक हो, मेरा भतीजा सही है, वो खजाना लेकर आ रहा था, तुम्हारी वजह से मैंने पत्र भेजा, अब वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम खुद जाएंगे। कहाँ? कहाँ? मलिक अहमद चाप अभी भी कह रहा था, ए भाई ये कहाँ जा रहा है, उसके इरादे नेक नहीं है। जलालुद्दीन ने कहा शट अप, हम जाएंगे। तो मलिक अहमद चाप ने कहा ठीक है आप जाओ, हम आपके साथ सेना लेकर चले, आपको कोई ऐतराज? का कोई ऐतराज नहीं, चलो बोले, मेरा भतीजा सही है, तुम शक कर रहे हो। हमारे राजस्थानी भाषा में एक कहावत है, राजस्थानी भाषा में कहवे कि लिखियोड़ी कोई टाड़, तो मौत बुला रही थी किसको? हाँ, देखो मलिक अहमद साहब रोक रहा था, रुका क्या? कौन? तो बिल्कुल स्टूडेंट, जलालुद्दीन खिलजी रवाना हुआ, साथ में आया सेना लेकर, कौन? बोलो, अहमद चाप। अब सुनो, कड़ा जो जागीर थी ना,
उसके पहले एक मानिकपुर जागीर थी। कौन सी? यानी कितनी जागीरें है? 2। एक तो है कड़ा, बताओ कौन सी? कड़ा। अब कड़ा तक पहुंचना है तो पहले आना होगा कहां? मानिकपुर। और मानिकपुर से कड़ा आना है तो यहां पर नदी बहती थी। क्या बहती थी? मानिकपुर से नावों में बैठकर कहां आना होगा? कड़ा आना होगा। मानिकपुर में सैनिक थे, बताओ किसके? अलाउद्दीन के। जब मानिकपुर आते हुए देखा, जल्दी से बताओ किसको? साथ में मलिक अहमद चाप को। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने संदेश भेज दिया, कहाँ? कि जलालुद्दीन अकेला नहीं आया है, साथ में सेना आई है। अलाउद्दीन ने सोचा मेरी योजना पर पानी फिर जाएगा। अलाउद्दीन ने और षड्यंत्र रचा और पत्र भेजा, कहाँ? मानिकपुर। पत्र भेजा और पत्र में लिखा, का सुल्तान और रिश्ते में मेरे चाचा, तुम और तुम्हारे विश्वस्त सैनिकों के अलावा कोई भी अगर मानिकपुर से कड़ा की तरफ सेना सहित रवाना हुआ तो मैं पूरा खजाना नदी में बहा दूंगा और खुद डूबकर मर जाऊंगा। बड़ा मास्टरमाइंड था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। पत्र आया, कहाँ? मानिकपुर। जलालुद्दीन को दिया। जलालुद्दीन ने पढ़ा, मलिक अहमद साहब को कहा, ये देख, तेरी वजह से खजाना भी जाएगा और मेरा योग्य पुत्र भतीजा मारा जाएगा। तू मेरे साथ नहीं चलेगा, यही रुकेगा। मलिक अहमद साहब ने कहा, रुक जा सुल्तान, रुक जा। खनाओ, हम जाएंगे। अब बताओ, जलालुद्दीन खिलजी अपने 5-7 विश्वस्तों को लेकर नाव में बैठकर किधर पहुंचा? बोलो। ज्यों ही कड़ा सिर्फ इतने जनों को आते हुए देखा तो बड़ा खुश हुआ। कौन? अलाउद्दीन दौड़ा दौड़ा गया और पैरों में पड़कर माफी मांगने लगा। किससे? कहा, सुल्तान हमें माफ कर दो, ये खुम्मस पूरा तुम्हारा, हम तुम्हारे, हमें माफी दो सुल्तान, हमें माफी दो। तो सुल्तान ने कहा, माफ किया रे भतीजे, खड़े हो। तो कहा, नहीं, हमने जो भी किया और जो भी करने वाले उसके लिए भी माफी दो। तो जलालुद्दीन ने कहा, क्या करने वाला है? कहा, सुल्तान वो बाद में बताएंगे, पहले तुम हमें माफी दो। तो सुल्तान ने कह दिया, माफ किया। तब अलाउद्दीन खड़ा हुआ और अलाउद्दीन ने कहा, सुल्तान हम आपको गले लगाना चाहते हैं। कहा, बस इसलिए माफी मांग रहा था। कहा, गले लगाया किसको? और जब गले लगाया तो पीछे ही खड़े थे सैनिक। किसके? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन ने इशारा किया अपने सैनिकों को, पकड़ के तो रखा ही था, गले मिला तब, और पीछे से आकर जलालुद्दीन के तलवार घोंप दी उसके सैनिकों ने। मारा गया। कौन? 1296 ईस्वी में। कब मार दिया गया? जलालुद्दीन जब मर रहा था तो जलालुद्दीन कह रहा था, अलाउद्दीन धोखा। अलाउद्दीन ने कहा, कोई धोखा नहीं, हमने आपको कहा भी था हमें माफ़ कर दिया जाए, आपने हमें माफ़ किया। अलाउद्दीन वो कोई काम नहीं करता जो छुप कर किया हो, हमने तुम्हें बता कर किया है और तुमने हमें माफ़ भी कर दिया। वहीं कड़ा से 1296 में रवाना हुआ। किधर? 80% सूबेदारों को तो पहले ही खजाना देकर अपनी तरफ मिला लिया था। मलिक अहमद चाप को जब मानिकपुर छोड़कर आया तो उसे पता था कि अब लालू ही लालू, जलालू वापस आने वाला। वो यहाँ से सेना लेकर दिल्ली की तरफ गया। दिल्ली में सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया, पर सैन्य दल भारी था अब किसके पास? क्योंकि सभी आमिर जो थे, इख्तेदार जो थे, वो सब किसकी तरफ मिल चुके थे?
और अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया किस पर? और दिल्ली में जब उसका राज्य अभिषेक हुआ तो उसने उपाधि ग्रहण की। और उसका सपना देखो, अलाउद्दीन ने राज्य अभिषेक के समय का इस संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला एक ही योद्धा हुआ, सिकंदर। कौन हुआ? और अब संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए जीतेंगे हम और बनेंगे दूसरे सिकंदर। इसलिए हम सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण करते हैं। और सिकंदर ए सानी का मतलब होता है विश्व विजेता। समझ में आया गया? यानी संपूर्ण पृथ्वी को किसने जीता था? सिकंदर ने। किसने? सिकंदर ने जीता। तो अलाउद्दीन ने कहा पहला सिकंदर वो, दूसरा सिकंदर में, जो इस संपूर्ण पृथ्वी को जीतेंगे। तो बताओ, जिसके सपने सिकंदर यानी विश्व विजेता बनने के हो, क्या वो दिल्ली में बैठकर विश्व विजेता बन जाएगा? उसे खूब सारे क्या करने होंगे? युद्ध अभियान। क्या करने होंगे? तो सुनो और समझो और बोर्ड पर देखो। अब यह है हमारा कौन सा थान? अरे बोलो, देखते रहो आप। राजस्थान। और राजस्थान के इस तरफ यहां है, बोलो, दिल्ली। और दिल्ली में है, जल्दी से बताओ कौन? और इसका सपना है, बताओ क्या बनने का? विश्व विजेता। और युद्ध अभियान प्रारंभ किए किसने? तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक सेना भेजी। कौन सी रात? अरे बोलो। और सेना जो गई थी उसमें सैनिक जो थे कितने प्रकार के थे? एक तो अलाउद्दीन के खुद के सैनिक जो कहलाएगी शाही सेना, और एक सैनिक नए थे जाति के। कौन से? इसलिए वो कहलाए कौन से सैनिक? मंगोल सैनिक, मंगोल सेना। शाही सेना के नेतृत्वकर्ता कितने? उल्लुग और नुसरत। बोलो कौन था? हाँ जी। और मंगोल के कितने? मोहम्मद शाह और के हबरू। कौन सा हबरू और कौन सा शाह? तो देखो यहाँ पर भी अलाउद्दीन के सेनानायकों के कितने जोड़े बने? 2। मेरी नज़र है, बातें मत करो, फिर सभी के सामने फुड़ंती निकलेगी, बुंडे लगोगे, लाइव देखेंगे छोरे, और लाइव वाले कहेंगे मजा आ रहा है। समझ लो अच्छे से, सुनो और समझो। तो देखो अलाउद्दीन ने, ये पूरी सेना एक ही थी। कितनी थी? पर सेना में सैनिक कितने प्रकार के? और टोटल सेनानायक बताओ। शाही सेना के सेनानायक कितने? पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। दूसरी सेना कौन सी थी? मंगोल सेना के सेनानायक कितने? पहला, दूसरा। अब इनको कहा तुम जाओ कौन सी रात? और वहां का राजा है गेला ही गेला। कौन सा गेला? कौन सा गेला? कर्ण बागेला। कौन सा गेला? अब सुनो और समझो स्टूडेंट, कर्ण बागेला गुजरात का राजा था। अब इसके विरुद्ध सेना भेजी किसने? अब बताओ, क्या ये सेना ऐसे होके जाएगी? क्या बता, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कच्छ की खाड़ी, ऐसे जाएगी क्या? तो क्या फिर ऐसे जाएगी? यूपी, सॉरी पहले हरियाणा, यूपी, एमपी और फिर गुजरात। तो क्या बताओ, सेना सीधे रास्ते से आएगी? तो आएगी तो राजस्थान से आना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेना आई और पहुंची इधर, और इसे जाना था जालोर से होकर। कौन से लोर से? कौन सी रात? जब सेना पहुंची लोर ही लोर, तब जालोर में कानड़ देव का, सॉरी सामंत सिंह का पुत्र था कानड़ देव सोनगरा। कौन था? जो थे धुआंधार और खतर। हाँ,
कान्नड़ देव सोनग्रा को पता चला कि हमारे जालोर की तरफ कोई सेना आ रही है। कान्नड़ देव सोनग्रा अपने सीमा की साम्राज्य सीमा के बाहर गया और इस आती हुई सेना को रोका। कहा कौन हो, कहाँ से आए हो और इधर कहाँ जा रहे हो? तो सैनिकों ने कहा दिल्ली से आए हैं, अलाउद्दीन की सेना है और जा रहे हैं रात ही रात कर्ण बागेला को पराजित करके गुजरात को लूटेंगे और वापस जाएंगे किधर? दिल्ली की तरफ। तो उस समय स्टूडेंट तुर्क जो सेना, ये तुर्क थे, तुर्कों की सेना क्षत्रियों पर बड़ा कहर डाल रही थी, इसलिए क्षत्रिय इनसे नफरत करते थे। कान्नड़ देव सोनग्रा ने कहा तुम्हें कहीं पर भी जाना हो, हम तुम्हें अपने साम्राज्य से गुजरने यानी रास्ता नहीं दिया। किसने? का जैसे आए हो चलते बनो। वापस सेना यू टर्न हुई और आई इधर। इधर है, बोलो कौन सा पुर? उदयपुर, यानी वाड़ ही वाड़। और मेवाड़ में राजा थे, बताओ कौन से सिंह? बोलो। समर सिंह ने भी सेना रोकी, किसकी? सेना को पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो? तो सेना ने कहा हम गुजरात जा रहे हैं। तो कहा मेरे साम्राज्य से गुजरना है तो कर देना होगा। तो बिल्कुल सेना ने कर दिया। किसको? बोलो बोलो। और गई कौन सी रात? और धमाधम फोड़ा किसको? और लूटा भयंकर तरीके से किसको? अरे बोलो। हाँ बोलो। लूट लिया। अब पहले सुनो और समझो। जब जालोर पहुंचे थे, कहा कौन? अलाउद्दीन की सेना। गुजरने नहीं दिया, किसने? पर कान्नड़ देव ने बात पूछी थी कौन हो, कहां से आए हो, किधर जाओगे? अलाउद्दीन के सैनिक भोले थे, हम दिल्ली से आए हैं, गुजरात जाएंगे, कर्ण बागेला को पराजित करेंगे और उसे लूटेंगे और लूट कर खजाना लेकर जाएंगे दिल्ली। जब सेना को वापस भेजा किसने? कान्नड़ देव ने। तब कान्नड़ देव ने पीछे मन ही मन में कहा हम लूटे हुए को लूटेंगे। मतलब समझे कि तुम लूट कर आओ किसको? गुजरात को। मतलब कर्ण बागेला को तो क्या लूटेंगे कि कर्ण बागेला को लूट के आओ। अब तुम्हें कोई बाहर लूटे तो क्या मिलेगा? तुम्हें कोई बाहर लूटे ना तो मेरी बात सुनो, वो पर्स ले कर जाएगा तो उसके अंदर 10 रुपए का फटा हुआ नोट मिलेगा तो उसके खुद की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बेचारा खुद किते कमीनों, वो जो पर्स लेकर गया वो कोई करोड़पति नहीं है, वो भी कोई रोडपति है। वो क्या करेगा? 10 रुपए फटे हुए बाहर निकालेगा, आधा कप चाय पिएगा, 5 रुपए का सिक्का वापस डालेगा और खाएगा। ये वापस ले ले भाई। समझ में आया ना? बेटों ने सोचा कि इसमें 100 का नोट डालेगा और हमें ला के देगा। तुम्हारे लक्षण बहुत अच्छे हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कान्नड़ देव ने हाथों हाथ क्या बना ली? योजना बना ली। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अब उधर गुजरात सेना गई, कर्ण बागेला की हार हुई, गुजरात को भयंकर तरीके से लूटा गया और लूट कर खजाना लेकर अलाउद्दीन की सेना वापस आई। तब बीच में आया रोही ही रोही। बोलो। अब सिरोही के अंदर ये जो सेना थी अलाउद्दीन की सेना, तब उल्लुग नुसरत और मोहम्मद सावर के हबरू ने कहा कि युद्ध लड़कर आए हैं, हमारे सैनिक काफ़ी घायल है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़े दिन रुकते हैं, हमारे घायल सैनिक ज्यों ही इनका इलाज हो जाएगा फिर वापस चलते बनेंगे। अब बताओ, सिरोही में पड़ाव डाले बैठी है किसकी सेना? अरे बोलो। अब सिरोही में पड़ाव डाले जंगल में कहीं बैठी है और
इसी सेना पर दूरबीन लगाकर पहाड़ों में खड़ा है कौन सा देव? और कान्नड़ देव के साथ उसकी सेना, और कान्नड़ देव का एक सेना नायक था जेता देवड़ा। कौन? जेता देवड़ा यूं खड़ा था और कान्नड़ देव देख रहा था। जेता देवड़ा कह रहा था जाऊं क्या, जाऊं क्या? कौन? अरे बोलो। तब कान्नड़ देव ने कहा अरे भाई रुक जा, मुझे देखने दे आगे कर क्या रहे। तो कहा इशारा कर देना, आप बोल देना रड़ी, बोलते हैं ना हम ऐसे, क्या बोलते हैं? नहीं वो 1 2 3 नहीं, रेडी, हाँ स्टडी, कि रेडी स्टडी गो। हमारी इंग्लिश इतनी खतरनाक है, पूछो मत। कोई अंग्रेज अगर हमारी इंग्लिश सुन लेना तो वो कोमा में चला जाएगा। समझ में आया? बेटे कह रहे रेडी स्टडी गो। तो सुनो, हाँ तो बिल्कुल स्टूडेंट वो जेता देवड़ा ने कहा आप आदेश दे देना, मैं जाऊंगा और बचेड़ कर आ जाऊंगा। कान्नड़ देव ने कहा पहले पता करने दो ये सेना यहाँ पर कर क्या रही है। तो बिल्कुल जब सेना बैठी थी तो पहाड़ों में आकर खड़े हो गए कौन? कान्नड़ देव और उनके सैनिक। अब सुनो, जब सैनिक बैठे थे तो एक तरफ शाही सैनिक, एक तरफ मंगोल सैनिक। तो मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह ने कहा उल्लूगढ़ नुसरत को, कहा कि काम करते हैं, खजाना खूब सारा लूट कर लाए हैं, थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, वरना वहां जाने के बाद तो फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। तो जब बांटने की बात चली तो उल्लू खां ने कहा कि मैंने और मेरे सेना नायकों ने बड़ी वीरता का परिचय दिया है, इसलिए लूटे हुए खजाने में से 40% हमारा। नुसरत खां ने कहा हम आपसे भी बड़ी वीरता से लड़े हैं, इसलिए 40% हमारा। अब मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह और के हबरू ने कहा हम तो माँ क्या मार रहे थे, तुमने 80% खजाना ले लिया। तो मतलब समझे, खजाने को बांटने को लेकर दोनों लड़ पड़े, विवाद हुआ और विवाद में झगड़ पड़े। तब कान्नड़ देव ने जेता को कहा अब गो। तब देखो कान्नड़ देव का मास्टरमाइंड देखो, जेता देवड़ा को कहा कि आधे सैनिक तो जाकर दोनों को फोड़ना और आधे सैनिक लेकर आना, जाना ही जाना। तो सुनो, अब ये जब लड़ रहे थे तो कान्नड़ देव के सैनिक आए, जेता देवड़न का मैं तो ठोकूंगा। जेता देवड़ा आया, युद्ध हुआ। अब युद्ध वो आपस में झगड़ रहे थे, पीछे से कान्नड़ देव के सैनिक आधे से अधिक खजाने को लेकर 9-2-11। जब वापस कान्नड़ देव के सैनिक जा रहे थे तब मोहम्मद शाह ने उनको भागते हुए देख लिया। तब मोहम्मद शाह लड़ रहे थे, लड़ने का मतलब समझे, बिल्कुल तलवारें भी चली थी। अब ये पहले मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, फिर वास्तविक भाषा में बताऊंगा, क्योंकि वास्तविक भाषा में बताता तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता। तो मोहम्मद शाह ने भागते हुए सैनिकों को देख लिया। तो मोहम्मद शाह लड़ता हुआ एक तरफ आया और गया तो आगे देखा तो खजाना आधा गायब, आधे से अधिक गायब। तब मोहम्मद शाह ने कहा आधा तो गया, अब पीछे बचा आधा। अब ये अगर बटा तो आएगा आधा तोड़ा, पाव तोड़ा, और आधे तोड़े में तो आपको पता है, हाँ सही एक नहीं है। तो मोहम्मद शाह ने कहा अब ये खजाना किसी में भी बटेगा, ये खजाना मैं लेकर भाग जाऊंगा। तब मोहम्मद शाह जब खजाना ले लिया मोहम्मद शाह ने और उसके सैनिकों ने, तब मोहम्मद शाह जैसा व्यवहार तुम भी रखना। मोहम्मद शाह ने कहा मित्र के साथ गद्दारी नहीं। हबरू कौन सा? के हबरू थोड़ा दूरी पर लड़ रहा था,
तो मोहम्मद शाह ने खजाना पहले अपने नियंत्रण में लिया और अपने नियंत्रण में लेकर इशारा किया कि हबरू। तो हबरू ने कहा क्या? तो कहा खजाना, तू उधर से वो भी काकड़ भाग। तो बिल्कुल सैनिकों क्या देख लो, मतलब पढ़ाते हैं ना तो बिल्कुल इतना डूब जाते हैं कि पूछो ही मत। कई बार तो रात को पड़े करता हूँ कि कर लेते हैं जोता ही जोता, तभी पास से सुपरमैन बन जाता है, आराम से नींद आ जाती है। फिर पापा सुबह कहते हैं किसके साथ समझौता कर रहा था? मैंने कहा कब? हो ही नहीं सकता ऐसा। तो कहा नहीं, कह रहा था कि समझौते में हम अपनी अति सौंदर्यवान। तो मैंने कहा पापा तुम ऐसे ही मुझे पागल बना रहे हो। तो एक दिन उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग की, तब मैंने वहाँ पर बोला धुआंधार और खतरनाक। कहता है ना, दिन में जिस बात को ज़्यादा रिपीट करते हैं और तो वो रात को कुछ लोगों की कमियां होती है, वो वापस रिपीट करते हैं। तो छोड़ो, सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आप किसी खास व्यक्ति से बातें कर रहे हो और वो रात को रिपीट की तो तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। तो सुनो और समझो। स्टूडेंट मतलब इतिहास को जब पढ़ाते हैं ना, तो मैं मेरा बताता हूँ कि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तब मैं इतिहास में डूब जाता हूँ। तुमने इतिहास पढ़ा है, हमने इतिहास को जिया है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इस सब्जेक्ट का मेरा जन्मों जन्मों का कोई लेना देना नहीं है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, ये भी सुन लेना। हाँ, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। समझ में आया ना? 11th 12th कॉमर्स, फिर बीकॉम, फिर एमकॉम। जब सभी कॉम हो गए तब कहा अब क्या करें? तो कहा कि अपने ही कॉम को भ्रष्ट करो और करो बीए। मतलब बिल्कुल स्टूडेंट उस समय बहकावे में आ गए। उस समय थिंक की यही थी कि आर्ट्स तो वो लेते हैं जो ठोटी ठीक रहे होते हैं। मेरे भाई ने कहा भी था, बड़े भाई ने कहा देख बाद में पछताएगा। मैंने कहा नो, आत्म स्वाभिमान की बात है, हम आर्ट्स नहीं लेंगे। और उस समय अगर भाई की बात मान जाता तो सही होता। एमकॉम करने के बाद एक किस्सा ऐसा था लाइफ का, हमें किसी ने बोल दिया था तुम्हारे बस की, तो हमने भी कहा ठुकरा के इंतकाम देखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई और नहीं, मेरे बड़े भाई ने ही कहा था। आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कान खोल के सुन लेना। एक बड़े भाई की थप्पड़ और सिस्टर के मतलब समर्पण के कारण यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस बात को ध्यान रखना। जानना चाहोगे घटना? बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर सैनिक बेचारे जूते खा रहे हैं। तो सुनो और समझो। तो पहले इसको कंप्लीट करते फिर आपको बताएंगे कभी और। सुनो तो स्टूडेंट, बिल्कुल अब मंगोल सैनिक भी आधा खजाना लेकर वहां से अब आपस में लड़ रहे हैं उल्लुग और। तब उल्लुग और नुसरत ने लड़ते हुए कहा कि नुसरत ने कहा उल्लुग मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखा तो आगे जाकर देखा तो खजाना था ही नहीं। तब नुसरत ने उल्लू को कहा ले ले 40%। अब सुनो, वास्तविकता बताता हूँ हुआ किया था। ये आपको बिल्कुल याद हो गया कि आधा खजाना लेकर कौन सा देव गया? बोलो। और आधा खजाना लेकर कौन गए? मंगोल सेना नायक और सेना। अब सुनो वास्तविक रूप से हुआ क्या था। स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सुल्तान बनने के बाद अपनी सेना में नए सैनिक भर्ती किए। कौन सी जाति के? बोलो। तो ये नए सैनिक थे और पुराने सैनिक थे कौन? और ये शाही सैनिक जो है नए सैनिकों के साथ बड़ा गंदा बर्ताव करते थे।
जब ये गुजरात अभियान से वापस लौट कर आए तब सिरोही के अंदर पड़ाव डाले बैठे थे तो मंगोल सैनिकों को अलग बिठाया गया और उन्होंने जब पानी मांगा शाही सैनिकों से तो उन्हें जूते के अंदर पानी डालकर पिलाया। किनको? मंगोल सैनिकों को। तब ये बात अच्छी नहीं लगी। किनको? मंगोलों को। और मंगोलों ने विरोध किया। तब उनके ऊपर अटैक कर दिया। किसने? शाही सैनिकों ने। उसी समय फायदा उठाया। किसने? कान्नड़ देव खजाना लेकर गए। इधर मंगोलों ने बचेड़ा किनको? शाही सैनिकों को। और आधा खजाना लेकर वो भी भागकर चले गए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सीधी चीज समझ में आ गई। अब बताओ अनलिमिटेड जूते खाए हुए कौन? मतलब उल्लू और ये पहुंचे कहाँ? दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने कहा बताओ युद्ध के परिणाम बताओ। क्या कहा? युद्ध के परिणाम बताओ। तो उल्लूगढ़ नुसरत ने कहा गुजरात विजय होकर आए हैं और खूब सारा खजाना लूटा। तो अलाउद्दीन ने कहा बहुत खूब, लाओ खजाना लाओ। तो कहा है ही नहीं। तो कहा अजीब बात है, तुम कह रहे हो अभियान सफल हुआ, खजाना लेकर आए है कहाँ? तब कहा पूरी बात बताना चाहते हैं। क्या कहा? पूरी बात बताना चाहते हैं। तो अब तुम सुनो, मैं अलाउद्दीन, तुम शाही सेना, तुम दिल्ली से कैसे गए पूरी बात बताओगे जो बीती। तुम कहोगे कि हम गए दिल्ली से। कहां से? हमें जाना था रात ही रात। अब रिपीट करो सब। कहां जाना था? तो गुजरात जाने हेतु हम पहुंचे लोर ही लोर। जालोर में सामंत सिंह का कुंवर था कौन? कान्नड़ देव ने हमें जानने के लिए क्या नहीं दिया, इसलिए हम जालोर से। हाँ वापस सुनो मेरा जवाब। तुमने कहा कि कान्नड़ देव ने जानने के लिए हमें रास्ता। तब अलाउद्दीन ने कहा कोई बात नहीं, हम जालोर के कान्नड़ देव से नाराज है, समय आने पर बदला। आगे बताओ। तो तुम कहोगे हम जालोर से गए वाड़ ही वाड़। मेवाड़ के राजा थे कौन? उन्होंने रास्ता तो दिया पर हमसे। वापस सुनो अलाउद्दीन ने क्या कहा। अलाउद्दीन ने कहा मेवाड़ के समर सिंह को अलाउद्दीन की सेना से कर वसूलना भारी। आगे बताओ क्या हुआ। तो तुमने कहा हम पहुंचे रात ही रात। पराजित किया किसको? संपूर्ण गुजरात को। क्या किया? और खजाना लेकर वापस आ रहे थे किधर? बोलो। बीच में रुके कहां? क्यों रुके? बोलो। कोई भी है ये नहीं बोलेगा खजाना बांटने के लिए। इतना भी सच नहीं बोलना है। अगर तुमने कहा कि हम खजाना बांटने के लिए रुके सुल्तान, तो सुल्तान सीधा कहता खजाना तुम्हारे बाप का था। सही एक नहीं है। हाँ अलाउद्दीन बड़ा खतरनाक था। तो अलाउद्दीन से 4 गुना खतरनाक थे कौन? उसके सैनिक। सैनिकों ने कहा हमारे सैनिक घायल थे इसलिए हम आराम करने के लिए रुके। कहाँ? पहाड़ियों में थे जालोर के। बोलो। जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया और आधा खजाना लूटकर। और गद्दार निकले मंगोल सेनानायक कौन? तब अलाउद्दीन को बड़ा भयंकर गुस्सा आया कि जालोर के विरुद्ध कार्रवाई बाद में होगी, हमारे साम्राज्य में गद्दार को 1% भी जगह। जहां कहीं पर भी मोहम्मद शाह के हब्रू और मंगोल सेना है पता लगाओ और उन्हें मौत के, और उन्हें जो भी शरण दे वो अगर हमें नहीं लौटाए तो उन्हें भी मौत के घाट उतारो। तुम बताओ मोहम्मद शाह और के हब्रू कहाँ गए? अरे बोलो। रणथंबोर। कहाँ गए? जो शुद्ध गलत है। सुनो पहले, यहाँ से मोहम्मद शाह और के हब्रू खजाना लेकर जालोर आए। कहाँ आए? सबसे पहले शरण दी कौन से देव ने?
कान्हड़ देव ने शरण दी, पर इन सैनिकों ने क्या किया? मंगोल सैनिक जो थे, जालोर के अंदर हिंदुओं के मंदिर और देवालय जो थे, उन मंदिरों और देवालयों में बैठकर मांस खाया, मद्यपान किया और हिंदू धर्म के नियमों का अनादर किया। तब गुस्सा आया कौन से देव को? और कान्हड़ देव ने इनको यहाँ से भगा दिया। अब सुनो, ये जहां कहीं पर भी जाते पीछे आ जाती किसकी सेना? अलाउद्दीन की सेना। तब इन्हें पता चला कि अब चारों तरफ तो हमारी मौत है, अब बचा सकता है एक ही योद्धा, जिसके बारे में कहा जाता है सिंह सुवन सदपुरुष वचन, कदली फले एक बार, हमीर तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी। तब आ गए वो रणथंबोर के राजा हमीर देव चौहान के पास। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। और हमीर देव चौहान को बात बताई कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं कौन? अलाउद्दीन की सेना, और हमें शरण चाहिए। तो देखो हमीर देव ने शरण क्यों दी? मैंने बोला ना, चाह मान। चाह मान में मां का मतलब होता है मान सम्मान और अतिथियों का आदर सत्कार करने वाला, मान सम्मान करने वाला, और शरणार्थियों को शरण देने वाला। जब शरण मांगी किसने? मंगोल सेना नायकों ने, सेना ने। तब हमीर देव चौहान ने कहा हम चाहमान कुल के हैं, और चाहमान में मां की विशेषता यही है कि शरणार्थियों को शरण देने वाला। हम तुम्हें क्या देते हैं? और जब तक हमीर देव है तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। ये बात पता चली दिल्ली में किसको? तो अलाउद्दीन ने कहा पहले हमीर देव को के लौटा दो, किनको? मोहम्मद शाह, और नहीं लौटाया। तब अलाउद्दीन ने सेना भेजी। कहाँ? बोलो। कितना कारण हुआ? 2 कारण। मतलब अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया? कितने कारण हुए? 3 कारण। कितने हुए? अरे बोलो। 4 कारण। कितने हुए? बोलो। 5 कारण। अब सुनो 5 कारण। नंबर फर्स्ट कारण, अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन का असफल अभियान सफल करना चाहता था। नंबर सेकंड, मंगोल सेनानायकों को शरण दी थी किसने? नंबर 3, साम्राज्य विस्तार नीति, रणथंबोर का सामरिक महत्व। नंबर 5, चिमना बानो। कौन सी बानो? जानना चाहोगे? हाँ बस इनको कहानियों पे कहानियां सुना दो बेटों को। लिखो चुपचाप। अरे लिखो। पहले एक बात बताओ, ईमानदारी का परिचय देते हुए किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार इतनी लंबी क्लास है? सच बताओगे? सच बताओगे? लग रहा है? अरे बोलो। अब जो सिर्फ शारीरिक रूप से या बैठे दिमाग कहीं और ही भटक रहा, तो वो तो कह नहीं रहा है, वो यही सोच रहा कहाँ फंस गया। बिल्कुल स्टूडेंट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर अच्छे से बैठ रहे हो और चीज़ों को अच्छे से सुनो। इतिहास को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। जहाँ तक कि अभी मैंने चिमना बानो की कहानी नहीं बताई है। समझ में आया ना? हाँ, तो लिखो जल्दी से। पर लिखा भी नहीं सकता ना, चिमना बानो का कारण नहीं बताया तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जानना चाहोगे? पहले एक बात बताओ, सपना क्या था स्टूडेंट? अरे बोलो। अलाउद्दीन खिलजी का सपना क्या था? क्या वो दिल्ली में बैठा बैठा विश्व विजेता बन जाएगा? तो देखो, गुजरात अभियान जो कारण बताया ना मंगोल सेना नायकों का, वो कुछ ही विद्वानों ने बताया। दूसरे विद्वान कह रहे कि नहीं, असली कारण
हम बताते हैं मोहम्मद शाह का क्या था। तो कहा तुम बताओ क्या कारण था। तो उन विद्वानों ने कहा कि अलाउद्दीन बनना चाहता था क्या, और खुद जब दिल्ली से बाहर जाता तो दिल्ली का कार्यभार जो सौंप कर जाता किसको, विश्वस्त सेनानायक मोहम्मद शाह को। किसको, हाँ, जो मंगोल सेनानायक था। और अब दिल्ली से बाहर जाता तो पीछे दिल्ली में पूरा कार्यभार कौन देखता। तो इतिहासकार कहते हैं कि एक बार अलाउद्दीन कोई अभियान से वापस आ रहा था। क्या कर रहा था, वापस आ रहा था। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा जैसे 2 मिनट ही हुए, क्योंकि बेटों को कहानियां सुनने को मिल रही है। तो सुनो, इतिहासकार कहते कि अलाउद्दीन एक अभियान को सफल करके दिल्ली की तरफ आ रहा था। तो अलाउद्दीन की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना बानो। क्या नाम था, वो उसका वास्तविक इतिहास बताऊं तो वो मराठा थी, चीमाता। क्या नाम था, पर बाद में इस्लाम मतलब अलाउद्दीन के साथ हो गई तो उसका नाम रखा चिमना बानो। कौन सी बानो, तो चिमना बानो को पता चला दिल्ली के अंदर के कौन आ रहा है, अलाउद्दीन आ रहा है। तो आपको पता है स्टूडेंट, कोई अभियान पर सेना जाती थी तो उस अभियान पर काफी समय लग जाता, 5 महीने 6 महीने 1 साल भी लग जाता। तो अलाउद्दीन काफी लंबे समय बाद वापस किधर आ रहा था, दिल्ली आ रहा था। दिल्ली में ये बात पता चली किसको, चिमना को। तो चिमना ने पूरी दिल्ली को कहा कि इस दिल्ली को पूरा सजा दो, दिल्ली को पूरा सजा दो और गाना चलाओ, मेरा सोना सजन घर आया। हाँ, तो सुनो, मतलब चिमना ने अलाउद्दीन के आने का भव्य क्या किया, स्वागत किया। अब बिल्कुल अलाउद्दीन आया, कक्ष में बैठा था और चिमना पास में बैठी थी। अलाउद्दीन क्या खा रहा था, खाना खा रहा था, चिमना पास में बैठी बैठी। हाँ, आप बोलो मत, मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई भजन कलाकार नहीं हूँ जो पीछे है हो कर रहे हो। पास में बैठी बैठी वो हवा डाल रही थी। तो चिमना ने कहा अलाउद्दीन को, कहा ए जी। तो अलाउद्दीन ने कहा ओ जी। तो कहा चिमना ने, कहा आप कितने दिन के लिए दिल्ली आए हो, कितने दिन दिल्ली रुकोगे। तो अलाउद्दीन ने कहा हम 2 या 4 दिन रुकेंगे और वापस चले जाएंगे। तब चिमना ने कहा नो, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। तो अलाउद्दीन ने कहा क्यों बोला। तब चिमना ने कहा हमें आपका दीदार करना है। ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूं, अगर मैं सीरियस हो गया और मैंने बोला ना ये मिडाइवल है, फीलिंगें भी आएगी तुम्हें कहीं कहीं, और फीलिंगें जाहिर करने का प्रयास किया तो नाम मेरा राजी था। मेरे लक्षण देखकर पिताजी ने वीर की उपाधि दी है और नाम पड़ गया, वरना डॉक्यूमेंटली नाम राजी है, आगे कोष्टक में लिखा हुआ है। हाँ, इस बात को कान खोल के सुन लेना। आप फीलिंगें आएगी, फीलिंगों को मजनू कंट्रोल ध्यान रखना। ये हिस्ट्री है जनाब, अगर थोड़ा भी रण क्षेत्र में इधर उधर हुए तो सिर धड़ से, हाँ, इसलिए फीलिंग आए तो मुंह को कहो भाई तू चुप रहे। हाँ, तो सुनो, बिल्कुल चिमना ने कहा हमें आपका दीदार करना है। तो अलाउद्दीन ने कहा हम आपके सामने बैठे हैं, दीदार कीजिए। तो चिमना ने कहा नहीं, हमें अनलिमिटेड दीदार करना है। तब खींच के थप्पड़ मारी किसने, और तुम भी यहाँ से सीख लेना, बहुत अच्छी सीख मिलती है। अलाउद्दीन ने जवाब क्या दिया कि सुनो बेगम, अगर हम दिल्ली में रुके तो आशिक बन के रह जाएंगे, हमारा सपना आशिक बनने का नहीं, सिकंदर शानी बनने का है।
ये सोच थी किसकी? अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन ने कहा अलाउद्दीन के सपने में जो भी आएगा अलाउद्दीन उसे मिटा देगा। तो ध्यान रखना, तुम भी अगर लक्ष्य की तरफ बढ़ो तो अलाउद्दीन की तरफ बढ़ना, ये चिमनाएं खूब आएगी। और जो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि उम्र भी यही है, और गर्ल्स तुम्हें भी कह रहा हूं, इस उम्र में सिर्फ संभलने की जरूरत है। प्रेम सिर्फ एक ही है, माता पिता का। कान खोल के सुन लेना, इस प्रेम में माता पिता और बहन का और भाई का प्रेम, यही प्रेम है। इस प्रेम में कोई भी चाहत नहीं होती है, वरना पिछला वाला कोई भी प्रेम होगा उसमें कुछ न कुछ की चाहत होगी। इस बात को कान खोल के सुन लेना, ये कटु सत्य है। और इस उम्र में अपने लक्ष्य की तरफ नजर रखो, और लक्ष्य को हासिल कर लिया तो सब कुछ तुम्हारा है। आपके पिता को, आपके पेरेंट्स को तुम्हारे ऊपर फक्र होगा, वरना दुनिया की नज़रों में घिर जाओगे सभी। इस बात को ध्यान रखें। इतिहास मैंने कहा ना बहुत कुछ सिखा था। देखो अलाउद्दीन का जवाब। अलाउद्दीन ने कहा कि दिल्ली में रहे तो हम आशिक बनकर रह जाएंगे, हमारा सपना आशिक नहीं सिकंदर शाहनी बनने का, इसलिए हम चौथे ही दिन या पांचवें ही दिन वापस अभियान पर जाएंगे। तो अलाउद्दीन अभियान पर चला गया। पीछे कार्यभार सौंपा किसको? बोलो, मोहम्मद शाह को कार्यभार सौंपा। तो कहा जाता है कि मोहम्मद शाह जस्ट लाइक अलाउद्दीन की तरह दिखता था। किसकी तरह? तो एक दिन झरोखे में खड़ी थी कौन सी बानो? चिमना बानो की नजर पड़ी किस पर? तब चिमना ने हेलो कर दिया किसके सामने? तब मोहम्मद शाह ने इधर उधर देखा और 9-2 भाग गया। ये खौफ था अलाउद्दीन खिलजी का। एक बात कान खोल के सुन लेना, दिल्ली सल्तनत और मुगल बादशाह खूब आए और खूब सुल्तान बनकर गए, पर अलाउद्दीन जैसा कोई सुल्तान बना ही नहीं। अलाउद्दीन पढ़ा लिखा कम था, और अलाउद्दीन ने कहा इतिहास मतलब अलाउद्दीन। क्या कहा? मतलब अलाउद्दीन। इतिहास के जिस पन्ने में अलाउद्दीन का नाम नहीं होगा, वो इतिहास का पन्ना कोई काम का नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अलाउद्दीन का सैनिकों में भी खौफ था। मोहम्मद साहब भाग गया था बेचारा, पर चिमना नकटी थी। कौन? हाँ, चिमना नकटी थी। चिमना पीछे पड़ गई किसके? मोहम्मद शाह के। 1-2 दफे दरबार में आमना सामना भी हुआ, मोहम्मद शाह नजर झुकाकर चला जाता था। तब चिमना कहती थी मोहम्मद शाह को, शर्मा गया का? समझ में आया कि नहीं आया? आखिरकार जब मोहम्मद शाह नहीं माना तो चिमना ने पत्र लिखा मोहम्मद शाह को, कहा आज शाम 6 बजे नहीं 7 बजे जलजोग सर्कल के पास पानी पतासे के थैले के नज़दीक तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर नहीं आए तो कल भरे दरबार में सैनिकों के सामने हगड़े मना देंगे। तुम फिर भी पकड़े जाओगे और सुल्तान तुम्हें मार देगा। मतलब समझे? चिमना बानो और मोहम्मद शाह दोनों के बीच में प्रेम तो हालांकि था ही नहीं, जबरदस्ती प्रेम होगा। अब मोहम्मद शाह ने कहा मिलने नहीं जाऊं तो भी साला फंसू, जाना तो पड़ेगा। मिलने गया कौन? मोहम्मद शाह। मतलब समझा रहा हूं, दोनों मिले तब नजदीक क्या बढ़ी। अब तुम एक बात बताओ, जिसका सपना सिकंदर शाहनी बनने का हो, क्या वो दिल्ली एक के भरोसे छोड़कर चला जाएगा? नहीं। गुप्तचर भी दिल्ली में काम कर रहे थे अलाउद्दीन के। उन गुप्तचरों ने जलजोग सर्कल के पास चिमना को मिलते हुए देख लिया किसके साथ?
मतलब इनकी प्लानिंग के बारे में पता चल गया किसको? अरे बोलो, क्या कर रहा है? किसको? अलाउद्दीन को वीडियो भेज रहा है। तो सुनो और समझो स्टूडेंट, अच्छे से सुनना और समझना। अब सुनो, गुप्तचरों को पता चल गया। अलाउद्दीन अब आ रहा था, जल्दी से बताओ किधर से? कोई अभियान से वापस किधर आ रहा था? दिल्ली की तरफ। तब गुप्तचरों ने दिल्ली से, और इधर एक घटना हुई वो बता दूं, चिमना बानो और मोहम्मद शाह मिलने लगे। तब चिमना बानो ने मोहम्मद शाह को कहा, अब छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा नहीं आएगा, मैं तुमसे निकाह करूंगी। मोहम्मद शाह ने कहा, अगर हमसे निकाह करना है तो आज रात को आएगा, मतलब कुछ ही दिनों में दिल्ली आने वाला है सुल्तान, उसे मौत के घाट उतार देना, मैं बन जाऊंगा दिल्ली का सुल्तान, तो बन जाएगी बेगम। गुप्तचरों को ये बात पता थी। गुप्तचरों ने दिल्ली से बाहर जाकर रोक दिया किसको? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को कहा, रुक जा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने कहा, क्यों बोला? तो कहा कि हमने अगर सूचना दी तो तू हमें मार देगा, और हमने अगर सूचना नहीं दी तो तू मारा जाएगा। अलाउद्दीन ने कहा, कुछ समझ में नहीं आया, मैं मार दूंगा तुम मर जाओगे क्या? तो वापस समझाया कि अलाउद्दीन, बात ऐसी है कि हमने अगर तुझे बताई तो तुझे गुस्सा आएगा, और गुस्से में आकर तू हमें मार देगा, और अगर सूचना नहीं दी तो तू अगर दिल्ली गया तो मारा जाएगा। अलाउद्दीन ने कहा, वचन देता हूं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। गुप्तचरों को भरोसा नहीं था, गुप्तचर दूर जाकर खड़े हो गए। गुप्तचर एक नहीं थे, काफी थे, 4-5 थे। अब गुप्तचरों को कहा, सुल्तान ने कहा, बताओ गुप्तचरों बात क्या है? तो एक गुप्तचर ने दूसरे को कहा, तू बता। तो दूसरे ने कहा, नहीं तू बता। तो एक कोई हिम्मत वाला था, उसने कहा, सुल्तान मैं बताता हूं। क्या बताओ? तो कहा, बात यह है कि तुम्हारे घर में लोग घुस गए। तो अलाउद्दीन ने कहा, क्या हुआ? चोरी हो गई हमारे घर में? कहा, ए भाई, ए क्या चोरी हो गई, समझना भाई यार। तो कहा, क्या? कहा, चिमना बानो और मोहम्मद शाह प्रेम प्रसंग और तुझे मारने का षड्यंत्र रचा है। अलाउद्दीन बड़ा हंसा। अलाउद्दीन ने कहा, गुप्तचरों तुमने काम बड़ा अच्छा किया, पर तुम ये भूल रहे हो कि मेरा सपना सिकंदर शानी बनने का है। ये सुल्तान इतना भी कमज़ोर नहीं कि एक बेगम के षड्यंत्र में फंसकर मारा जाएगा। तुमने काम अच्छा किया, आओ गले लगो। सैनिकों का नहीं, बाद में का इनाम ले जाओ, का नहीं बाद में, अभी कोई भरोसा नहीं, गुस्सा है और तो मार दे। तो सुनो, मतलब भांडा फूट गया किसका? मोहम्मद शाह और चिमना बानो का। अलाउद्दीन को पता चला, अलाउद्दीन दिल्ली पहुंचा, उसके पहले ही मोहम्मद शाह मंगोल सेना और चिमना को लेकर दिल्ली से भाग गया, और शरण दी किसने? हमीर देव चौहान ने। अब सुनो, कुछ इतिहासकारों ने तो गुजरात अभियान बताया, कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद शाह चिमना बानो प्रेम प्रसंग बताया। कारण चाहे कोई भी हो, दोनों में कॉमन आ रहा है, हमीर देव चौहान। शरण देने वाला कौन है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? पक्की बात? अरे पक्की बात। क्या अलाउद्दीन चिमना को ले जा पाएगा? सुन लो पहले, क्या अलाउद्दीन चिमना को ले जा पाएगा? क्या मोहम्मद शाह चिमना के लिए मर मिटेगा या बचा पाएगा? देखना ना भूले कल का महा एपिसोड। और कल ही सुनो, कल एक और भयंकर प्रेम कहानी आएगी, विरमदेव फिरोजा प्रेम प्रसंग, जिसके बारे में कहा जाएगा कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जद में परणी जो तुरकणी तो पश्चिम उगे बाण। ओके, तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।